गुजरात में सेना भी पूरी तरह से अलर्ट पर है तूफान से निपटने के लिए। तूफान से निपटने के लिए सेना ने 45 कॉलम बनाए हैं और इन सभी कॉलम को 6 जगहों पर तैनात किया गया है। हर कॉलम में एक अधिकारी, 2 जेसीओ के साथ 58 जवान शामिल है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस जगह पर सेना के कितने कॉलम तैनात किए गए हैं और कितने कॉलम इस वक्त एक्टिव हैं और कितने रिजर्व रखे गए हैं, ये इस वक्त हम आपको बताएंगे। और वो आंकड़ा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्रांगधा जो पहली जगह सेंटर है और कुल कॉलम यहाँ पे कितने हैं? 9 एक्टिव है, 6 और 3 को आपात स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व पे रखा गया। हर एक कॉलम में एक अधिकारी है, 2 जेसीओ है, इसके अलावा 18 जवान है। इस लिहाज से ध्रांगधा का जो आंकड़ा है वो तो हमने आपको दिखा दिया। अब ध्रांगधा के बाद जो अगला जिला है जहां पर कॉलम तैनात किया गया वो आपको बताते हैं। गांधीनगर, जहां पर कुल कॉलम 9 है, एक्टिव की संख्या 6 है और 3 यहाँ पर रिजर्व टीमें है। इसके साथ ही गांधीनगर के बाद अगले जिले के अगर हम रुख करें तो वहां पर कितने कॉलम रखे गए हैं, कितने एक्टिव है, कितने रिजर्व है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हर एक कॉलम में एक अधिकारी, 2 जेसीओ और 58 जवानों की तैनाती की गई है। देखिए, एक्टिव मामलों में वो टीमें तुरंत तौर पर वहां पर कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। लेकिन जामनगर की अगर बात की जाए तो कुल कॉलम जो है यहाँ पर 9 है, एक्टिव 6 रखे गए हैं, रिजर्व 3 है, यानी कि एक्टिव संख्या कॉलम की यहाँ पर ज्यादा है, 6। अब इसके बाद हम भुज पे फोकस करेंगे। भुज वो जगह है, आपको याद है, इसने पहले भी चुनौती झेली है, भूकंप भी झेल चुका है। इस भुज पर अब किस तरीके से फोकस है? अब फोकस ये है कि कुल कॉलम यहाँ पे 10 है। आपात स्थिति को देखते हुए एक्टिव संख्या अभी कितनी है? 6 है और रिजर्व 4 टीमें रखी गई है यहाँ पे। अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा टीमें रिजर्व पे है। वडोदरा की अगर हम बात कर लें, क्योंकि हम नक्शे के जरिए आपको गुजरात में कौन सा जिला कहां पर है वो भी दिखा रहे हैं, तो ये वडोदरा जहां पर कुल कॉलम 5 है, इसके अलावा यहाँ पर एक्टिव कॉलम की संख्या 3 रखी गई है और 2 यहाँ पर रिजर्व कॉलम है। बिल्कुल, वडोदरा के बाद आगे बढ़े तो गांधीधाम जिले की बात करते हैं, जहां पर कुल कॉलम जो है 3 रखे गए हैं, एक्टिव जो है 3 की ही संख्या रखी गई है, रिजर्व कुछ नहीं है। यानी कि जितनी भी स्थिति है उसको देखते हुए 3 कॉलम की तैनाती और एक्टिव भी 3 टीमों को रखा गया है। अब गांधीधाम के बाद जो अगला जिला होगा वहां की भी परेशानी और वहां की भी चुनौती हम बताएंगे। मंदिर परिसर में कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। आप कहां से आई हैं? गुड़गांव से। कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन हो गए हमको। सोमवार के आए हुए हैं और सोमवार से अब ये सब बंद है तो यही रुके हुए हैं धर्मशाला में। अच्छा, अब ये खुलेगा तो जाएंगे दर्शन करने। तूफान भी है, कल दस्तक देगा? हाँ, कल तक का बता रहे हैं, आज शाम को और कल दिन में। कितने लोग आपके फंसे हुए हैं? हमारे तो यहाँ 15 लोग हैं। 15 लोग हैं। 15। तो आप देख रहे हैं जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि कई ट्रेन कैंसिल हुई है। इस बीच किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की डीआईजी से न्यूज 18 की टीम ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। जो रणनीति बनाई है, व्यापक रणनीति, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं? देखिए, 2 फेजेज में हमारा ऑपरेशन होता है एनडीआरएफ का। पहला जो लैंडफॉल से पहले की कार्रवाई है उसमें इवैक्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैसिव स्केल पर जो स्टेट के स्टेक होल्डर्स हैं और अदर एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर के हम इवैक्यूएशन कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन 45,000 से ज़्यादा इवैक्यूएशन किया गया है। लैंडफॉल के बाद की जो कार्रवाई होती है वो फ्लडिंग अक्सर देखने में मिलता है हैवी लैंडफॉल्स की वजह से, तो उसके लिए हमारी तैनाती उन्हीं जगहों पर होगी जहां पर लैंडफॉल के बाद फ्लडिंग हो सकती है। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें कोई अगर कार्रवाई करनी है, हमें इवैक्यूएशन करना है, तो वो लैंडफॉल के बाद की जाएगी। सर, 1.5 दर्जन से ज्यादा टीमें तैनात है। क्या सबसे अहम प्रॉब्लमेटिक एरिया इस साइक्लोन को देखते हुए क्या लग रहा है आप लोग को? पूर्वानुमान क्या है? मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया है। पहले भी गुजरात में साइक्लोन आया है। आपको याद होगा कि मई 2021 में ताउते साइक्लोन आया था, जिसमें हमारी 44 टीम तैनात हुई थी गुजरात में ही, और उसमें कुछ क्षति भी हुई थी। मुझे लगता है कि उससे एक सीख लिया है सभी एजेंसीज ने और बड़े पैमाने पर तैयारी पूरी तरह से है। सेंट्रल एजेंसीज तैयार हैं, हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग्स हुई हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब के बीच एक बेहतरीन समन्वय है। और महा तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार हैं। केंद्र सरकार भी तूफान के हालात और गुजरात में तूफान से निपटने की तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत सेना ने भी गुजरात में मोर्चा संभाल लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि किस जिले में कितनी टीम को तैनात किया गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कच्छ से। और कच्छ में जो टीमें हैं वो एनडीआरएफ की 4 और एसडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई हैं। ये फिलहाल हम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यानी
जो केंद्र सरकार की टीमें हैं और जो राज्य सरकार की टीमें हैं, आपदा प्रबंधन विभाग की, वो टीमें कितनी है वो बता रहे हैं। इसके अलावा द्वारका में 3 टीम तैनात की गई है, एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की। यहाँ पर 2 टीम तैनात की गई है किसी भी स्थिति से मुकाबला करने के लिए। बिल्कुल, ये तमाम वो जिले हैं, वो तमाम जगह है जहां पर सबसे ज्यादा असर इस महातूफान का हो सकता है। इसके साथ ही जामनगर की अगर बात की जाए तो एनडीआरएफ की 2 टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही एसडीआरएफ की भी 2 टीमों को तैनात यहां पर किया गया है। जामनगर के अलावा राजकोट पे फोकस करें, लेकिन आप दर्शकों की सहूलियत के लिए हम बता दें कि आपदा जिस भी राज्य में आए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ये दोनों टीमें संयुक्त रूप से काम करती है। अब यहाँ पे यानी राजकोट में कितनी तैनाती है? 3 टीमें फिलहाल एनडीआरएफ की तैनात है और एसडीआरएफ की फिलहाल तैनाती यहाँ पे नहीं की है। यहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार की आपदा प्रबंधन टीम ही संभाल रही है। इसके अलावा जूनागढ़ में एनडीआरएफ की 1 टीम को तैनात किया गया है, एसडीआरएफ की 1 टीम तैनात की गई है। दोनों टीमों की संख्या अलग अलग हम जरूर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मिलकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हर जगह काम करती है। पोरबंदर जहां पर इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है, तेज हवाएं वहां पर चल रही है, वहां पर एनडीआरएफ की फिलहाल 1 टीम को तैनात किया गया है, एसडीआरएफ की भी 1 टीम को तैनात किया गया है। गुजरात के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर स्थिति भयावह हो सकती है। ऐसे में पहले से ही पुख्ता तौर पर कदम। तो गिर सोमनाथ की क्या स्थिति है ये हम आपको बताएंगे। किसी भी राज्य में एसडीआरएफ पहले मोर्चा संभालती है, लेकिन जब लगता है कि सिर्फ एसडीआरएफ से काम नहीं चलने वाला है, तब केंद्र सरकार ये कदम उठाती है और जो एनडीआरएफ टीमें हैं वो तैनात कर दी जाती है। लेकिन ये चूंकि बड़ा आपदा है, इस बड़े आपदे के खतरे को भांपते हुए एनडीआरएफ की तैनाती बराबर की जा रही है, यानी सारे जिलों में की जा रही है। अभी मोरबी पे फोकस कर रहे हैं। तो गुजरात के अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में किस तरह से जो ये महातूफान आया है उससे निपटने की तैयारियां की गई हैं, उसके बारे में तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तमाम टीमें पूरी मुस्तैदी से इस वक्त लगी हुई है। बड़ोदरा की भी आपको बता देते हैं क्या आंकड़ा है। 3 टीम यहाँ पर एनडीआरएफ की तैनात की गई है, एसडीआरएफ की टीम की अभी तैनाती बड़ोदरा में नहीं की गई है। बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी से जो तूफान बनता हुआ नजर आया उसने रास्ता अपनाते हुए आगे तो वो बढ़ रहा है, लेकिन गुजरात के कई ऐसे तटीय जिले हैं जहां पर असर बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसे में पहले से ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। वलसाड़ में भी आप देखिए फिलहाल 1 टीम को तैनात किया गया और एसडीआरएफ की भी 1 टीम को वलसाड़ में तैनात किया गया। केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट है। कल गृह मंत्री ने सीधे कह दिया था कि 0 कैजुअलिटी होनी चाहिए, कोई भी वहां पे किसी तरीके का नुकसान नहीं। पाटन पे हम फोकस करते हैं, चूंकि मैं केंद्र सरकार का जिक्र कर रही थी, तो बनासकांठा में भी कितनी तैनाती हुई है वो हम बता रहे हैं। चूंकि बनासकांठा को लेकर खबरें ऐसी है कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, तो ना ही एनडीआरएफ ना ही एसडीआरएफ किसी की टीम कोई तैनाती यहाँ पे नहीं। 1 टीम हालांकि एसडीआरएफ की बनासकांठा में सेफ साइड रखा गया है। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मुस्तैद है। जल्दी से मैं आपको द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें दिखा देती हूं, क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर जहां पर कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं, ये ध्वज यहां पर खंडित हुआ है और ये ध्वज जो खंडित हुआ है भारी बारिश और तूफान की वजह से ये खंडित हुआ है। और जैसा हम देख रहे हैं, क्योंकि कल तूफान दोपहर 3 बजे दस्तक देने वाला है, उससे पहले ही भारी बारिश का सिलसिला गुजरात के 8 जिलों में शुरू हो चुका है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि लहरें इस वक्त उफान पर हैं। एक तरफ लहरें उफान पर है, दूसरी तरफ कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और समुद्र में हलचल तेज हो चुकी है। तो ऐसे में जो बिजली के खंभे हैं उनके गिरने का डर बना हुआ है, पेड़ गिरने का डर बना हुआ है। तो यहाँ पर तमाम टीमें इस वक्त मुस्तैद है, जो पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और इन 4 तस्वीरों को देख करके लग रहा है कि तूफान ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है, क्योंकि कई जगह पर नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि सेना भी पूरी तरीके से तैनात है। हम बात करें नेवी की, हम बात करें कोस्ट गार्ड की, हम बात करें एनडीआरएफ की, हम बात करें एसडीआरएफ की। राज्य में एनडीआरएफ की 18 टीमें, इसके अलावा एसडीआरएफ की 13 टीमों को तैनात किया गया है और बाकी टीम्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। यानी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर उनको भी तैनात किया जाएगा। और सेना कोई भी अगर कैजुअलिटी होती है तो 2 घंटे से कम के समय में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। ये इस वक्त स्थिति बनी हुई है। लेकिन कल दोपहर 3 बजे लैंडफॉल का टाइम बताया जा रहा है, तो आज का दिन इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कल तूफान दस्तक देने वाला है। इसके बाद कल की अगर हम बात करें तो कल तूफान तट से टकराएगा। जो 8 जिले हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जिसमें हम बात करें द्वारका की, जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। द्वारका में ये तूफान का असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कच्छ में, वहां पर भी तूफान का असर देखने को मिल सकता है। और जो अब से कुछ देर पहले एनडीआरएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बताया गया था कि अभी तक 45,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा चुका है। अब आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, जो द्वारकाधीश मंदिर है ये विश्व प्रसिद्ध है, 4 धामों में से एक है। हिंदुओं की काफी आस्था है इस मंदिर में और यहाँ पर
पूरी दुकानें हुआ करती थी, जो छप्पर है वो पूरी तरीके से उड़ चुके हैं। ये पूरा जो मंदिर परिसर है इस वक्त आपको वीरान नजर आ रहा होगा, और जो तूफान आ रहा है, जो तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, उससे नुकसान कितना पहुंचा है ये स्ट्रक्चर्स के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा बोट्स ऐसे ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि नाविक यहाँ पर बता रहे हैं कि 10 तारीख से वो काम पर नहीं लौटे हैं, और आगे भी ऐसा ही हाल रहने वाला है। जब वो काम पर नहीं लौटेंगे, उनके रोजगार पर बुरा असर इसके जरिए पड़ा है। मांडवी में फिलहाल बारिश नहीं है, धूप निकली, लेकिन हवाएं तेज हैं। लेकिन यहाँ अभी एनडीआरएफ की एक टीम पहुंची है मुआयना करने के लिए। आप देखेंगे एनडीआरएफ तैनात है मांडवी इलाके में, क्योंकि मांडवी और उसके आसपास लैंडफॉल करना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए असिस्टेंट कमांडेंट हैं एनडीआरएफ के राकेश जी, उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक क्या तैयारियां हैं और किस तरह से आप तैयार हैं इस पूरे साइक्लोन के लिए? अभी तक प्री साइक्लोन की जो तैयारियां वो लगभग कर ली चुकी हैं। जो लोलैंड एरियाज़ में या जो अफेक्टेड एरियाज़, जो बहुत प्रोबेबल अफेक्टेड एरियाज़ होने वाले हैं, उनमें से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया जा चुका है। उनको अवेयरनेस दी जा रही है कि अगर साइक्लोन हिट करता है तो उस समय क्या कार्रवाई करनी है, इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोगों को इवैक्यूएट किया है, और इसका जो ग्रेविटी है बता रहे हैं कि बहुत बड़ा तूफान है, क्या आशंका है और आपको क्या इनपुट है सर इसके बारे में? बिल्कुल बहुत बड़ा तूफान है, आपने बिल्कुल सही बोला। जो लैंडफॉल है उसमें 120 से लेकर 150 तक का स्पीड का किलोमीटर पर आवर का बताया गया है। हो सकता है ऊपर नीचे भी हो। और इंटेंसिटी, जो मेन इंटेंसिटी है वो मांडवी से लेकर वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा है। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में साइक्लोन कहीं और कर जाए आगे पीछे थोड़ा सा। और हज़ारों की संख्या में लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, जो लोलैंड एरिया से, जहाँ पर कच्चे मकान थे, जहाँ लग रहा था कि वो हिट हो सकते हैं ज़्यादातर। तो साइक्लोन के लिए आम आदमी इसको किस तरह से समझे, जो इसके आसपास इलाके में लोग रहते हैं, उनको किस तरह की गाइडलाइंस आप लगातार जारी कर रहे हैं? और आप यहाँ भी मुआयने के लिए आए, हालांकि ये पूरा इलाका खाली है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो किस तरह से आप लोगों को आगाह कर रहे हैं? हम लोग को उनको साइक्लोन में डूज एंड डोंट्स बताया है हमने उनको, कि कैसे कार्रवाई करनी है, कहाँ रहना है, कच्चे मकान में नहीं रहना है, पक्के मकान में रहना है। जो साइक्लोन हिट का टाइम है उसमें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। अपना राशन पानी जो 2-3 दिन का है, जो स्टॉक कर सकते हैं वो करें। बाकी जो शेल्टर्स होम्स हैं उनके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इस तरीके के और भी जो डूज एंड डोंट्स हैं हम सबको उनको बताया है। सर, यहाँ आसपास हमने देखा कच्चे मकान बहुत हैं, उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। बिल्कुल, वहाँ जो कच्चे मकान हैं उनको तो बिल्कुल ही बोल दिया गया है कि आप यहाँ से चले जाइए, और उनको एक शेल्टर होम भी प्रोवाइड किया गया है तहसील सिविल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो ये तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके का असर इस महातूफान का होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल गुजरात के तट से टकराएगा, लेकिन उससे पहले ही तेज हवाएं चलती हुई और महातूफान की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल महातूफान से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपके साथ। गुजरात के तट से बिपरजॉय तूफान कुछ घंटों बाद टकरा सकता है। इस खतरे को देखते हुए देवभूमि, द्वारका और कच्छ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। गुजरात के जामनगर, पोरबंदर और मोरबी में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने इन जिलों में तूफान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई। तूफान बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए गुजरात के 8 जिलों में अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया। गुजरात के द्वारका में बिपरजॉय तूफान की वजह से एक टावर को तोड़ दिया गया। तूफान से टावर की टूटने की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद उसे तोड़ने का फैसला लिया गया। गुजरात में तूफान बिपरजॉय का सामना करने के लिए तैयारियां की जा रही है। इस बीच दिल छू देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक मां लहरों से अपने बच्चे को बचाती हुई दिखी। गुजरात में महातूफान की आहट के बीच 69 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 27 ट्रेनों को तय स्टेशन की जगह दूसरे स्टेशनों से चलाया जा रहा है। गुजरात के अमरेली में पुलिस ने तूफान से प्रभावित लोगों को जरूरत का सामान बांटा। ये लोग तूफान की वजह से फंस गए थे, जिन तक दूध और हरी सब्जियां पहुंचाई गई। तूफान बिपरजॉय कच्छ से तट से 290 किलोमीटर की दूरी पर है, और जब कल बिपरजॉय गुजरात के तट से टकराएगा तो इसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर के बीच रह सकती है। गुजरात के 8 जिले तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से इन जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना के जवानों की तैनाती की गई है। बिपरजॉय तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समीक्षा बैठक बुलाई। ये बैठक गांधीनगर के राज्य आपदा ऑपरेशन सेंटर में बुलाई गई है।
तो तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए टीमें तैयार हैं। एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, सेना की बात करें, नेवी की बात करें, कोस्ट गार्ड की बात करें, सभी टीमें पूरी तरीके से मुस्तैद है और इस वक्त सेना की मेडिकल टीम भी द्वारका पहुंच चुकी है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एसडीआरएफ की टीम यहाँ तैनात है, फिर भी यहाँ पर आर्मी को स्टैंड बाय रखने का आदेश केंद्र सरकार ने यहाँ पर दिया है और द्वारका आर्मी की एक टुकड़ी है यहाँ पर पहुंची है अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस हो, मेडिकल एम्बुलेंस हो, सब चीज़ों के साथ, सब गाड़ियों के साथ यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा सोल्जर यहाँ पर आ पहुँचे हैं। उनको स्टैंड बाय रखने का आदेश दिया गया है क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है, गुजरात की ओर वो आ रहा है, उसी तरफ यहाँ का जो प्रशासन है, केंद्र सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, अपनी आप में वो तैयारी कर रही है। जो द्वारका एरिया है, जहाँ से कच्छ, द्वारका, ये पूरा जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है, तो उसी तरफ जो संकट आएगा तो संकट के सामने ये सोल्जर है अपना काम दिखाएं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए गुजरात जोखिम भरे जिले से लोगों को सुरक्षित जगह भेजे जाने का काम इस वक्त जारी है। अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है और इसी के साथ केंद्र सरकार भी तूफान से निपटने की तैयारियों के ऊपर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गुजरात के 8 जिलों से 20,000 से ज्यादा फिलहाल लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है। अब आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से 8 जिले और वहां से कितने लोगों को फिलहाल निकाला जा चुका है। 8 जिलों की लिस्ट में पहला नाम आप देखिए कच्छ है, जहां से 6,786 लोगों को फिलहाल निकाला जा चुका है, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है क्योंकि ये वहां रह रहे थे जहां पर खतरा बहुत ज्यादा था। अब द्वारका पे हम फोकस करते हैं। द्वारका में संख्या 4,820 है, इसकी तुलना में कम है, लेकिन यहाँ एक नई चुनौती सामने आई थी। यहाँ पे क्या था कि बाहरी लोग यानी पर्यटक भी द्वारकाधीश के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, उनको भी महफूज रखना था और गृह मंत्री ने बाकायदा गुजरात के अपील भी की थी कि आप कुछ दिन यहाँ नहीं आइए। इसके अलावा अगर राजकोट की बात करें तो यहाँ से 6,786 लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है और इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र है वो पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। वहां पर कोई भी शख्स चाहे कच्छ, द्वारका या फिर राजकोट में हो अभी फिलहाल नहीं है और इसीलिए जीरो कैजुअलिटी की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। मोरबी में 2,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जामनगर में 1,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। इसके साथ ही पोरबंदर, जहां पर कुछ हद तक आज असर देखने को मिला है, वहां पर 543 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लेकिन आप देखिए कि 6 जिलों के बारे में जितना भी हमने आपको बताया, उनमें से सबसे कम जो लोग शिफ्ट किए गए हैं वो पोरबंदर से ही शिफ्ट किए गए हैं, यानी कि स्थिति वहां पर ज्यादा खराब फिलहाल नहीं है। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ के आंकड़े बहुत कम हैं, लेकिन अब से ठीक 24 घंटे पहले राज्य की सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी थी और केंद्र सरकार की जो निगाह में थी वो ये कि सभी लोगों को वक्त रहते तटीय इलाकों से, तो जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि इस वक्त गुजरात के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट है। हम बात करें द्वारका में जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर रेड अलर्ट है। इसके अलावा कच्छ में रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है मोरबी के लिए, जामनगर के लिए, इसके अलावा जूनागढ़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, तूफान का असर दिखना शुरू हो चुका है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही हैं और ये अगर आप देखेंगे घाट, यहाँ पर भी पानी का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी जो कि पानी से पूरी तरीके से ढक चुकी है। नाव यहाँ पर हैं क्योंकि नाविक नहीं है। इसके अलावा मछुआरों की भी समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि हम जिस मंदिर में मौजूद है, द्वारकाधीश मंदिर, ये पवित्र नगरी है, देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और ये पानी का लेवल यहाँ पर इतना कभी नहीं रहा है, ये लोग बता रहे हैं, लेकिन अभी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा जो द्वारकाधीश मंदिर जो कि मेरे ठीक पीछे है, हिंदुओं का पवित्र स्थान है, 4 धामों में से एक है, यहाँ की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है और द्वारकाधीश इस नगरी की रक्षा करते हैं, ऐसा माना जाता है। ना होगी